कक्षा 10 का सेकंड चैप्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर है, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट होती है हमारी डेली लाइफ के लिए भी, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, या एसएसटी को समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि और सारे सब्जेक्ट तुम रट सकते हो, मे बी साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट तुमने रट लिए हैं, बट एसएसटी अगर तुमने समझ ली ना तो सिर्फ अभी एग्जाम में ही नहीं बल्कि एग्जाम के बाद भी तुम्हारी लाइफ में भी बहुत काम आता है ना। लोग समझते हैं नहीं, जैसे मेरे स्कूल में भी होता था यही चीज, तुम्हारे स्कूल में भी यही होता होगा कि स्कूल के जो टीचर्स हैं वो लोग करते क्या है कि बस एसएसटी के आंसर्स लिखवा देते हैं, रटवाने की कोशिश करते हैं, जबकि एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप रट सको। चलो मानते हैं हिस्ट्री थोड़ी बहुत रट सकते हो, है ना, कि क्या कब हुआ है, बट फिर भी ऑल भी सब्जेक्ट हैं एसएसटी में, इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटी हो गई, इनको आप रट नहीं सकते हो, रटोगे भूल जाओगे, इनको समझना पड़ता है। और लोग समझते नहीं है, उसके बाद 500-500 रुपए में अपनी वो क्या कहते हैं टिकट कह रहे हैं, 500-500 रुपए में वोट बेच देते हैं, है ना। तो अगर इस सब्जेक्ट को तुम पढ़ोगे समझोगे तो 500 से और ज्यादा रुपए मिलेंगे वोट के। मजाक कर रहा हूं, आज पढ़ते हैं हम लोग क्या है इसमें, ठीक है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिविधियों के क्षेत्र, इस चैप्टर शुरुआत करता है अपनी। इसमें हम लोग को समझ में आता है कि 3 हैं, कौन कौन से हैं, कि रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे तुमने देखा होगा, तुम्हारे जो दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्तों में किसी दोस्त के जो पापा होंगे वो बिजनेसमैन होंगे, है ना, किसी दोस्त के पापा का हो सकता है शोरूम हो, या किसी दोस्त के पापा ठेली लगाते हो, या किसी दोस्त के पापा कहीं सरकारी नौकरी में हो। बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं ना, तो हर जो प्रोफेशन होता है वो अलग अलग होता है, समझ रहे हो। हम लोग डेली लाइफ में क्या क्या करते हैं, हम लोग कभी खरीदते हैं, कभी बेचते हैं, है ना। जैसे कोई किसान है, किसान कुछ सामान उगाया, अब किसान सामान उगा रहा है, उस सामान को मान लो कि फॉर एग्जांपल एक किसान ने धान उगाई, अब उस धान को कोई खरीदेगा, आटा बना के अपना बेचेगा आगे। धान का ही आटा बनता है ना, अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ करना, मैं उतना इस चीजों में हूं नहीं, इन चीजों में। तो गेहूं का बनता है गेहूं का बनता है भाई साहब, ठीक है। तो गेहूं कहीं उगाया, गेहूं का आटा बना के कोई बेचा, है ना। तो अलग अलग गतिविधियां ये इकोनॉमी में होती रहती हैं। इनको मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी यानी टेरिटरी, यानी 3 तरह के क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है। अगर थोड़ा सा हल्का सा मैं बता दूं सिर्फ, तो प्राइमरी में वो चीजें होती हैं जो बहुत ही बेसिक लेवल की होती हैं, जैसे किसानी हो गया, जिनमें हम जो अर्थ के रिसोर्स यानी एकदम एकदम सबसे पहले वही चीज बनती है, फिर उनसे और चीजें बनाई जाती हैं, उन चीजों का जिसमें हम उत्पादन करते हैं वो हमें प्राइमरी में आ जाते हैं, यानी प्राथमिक में आ जाते हैं। फिर द्वितीय क्षेत्र में जो बिजनेस हो गया, जो उन चीजों को, जो प्राइमरी से चीजें निकल के आ रही हैं प्राथमिक से, द्वितीय में उन चीजों को और अच्छे से बेचा जाता है, कुछ उसमें और एड ऑन कर दिया जाता है, कुछ चीजें और जोड़ दी जाती हैं। जैसे अब गेहूं निकला, गेहूं का आटा बना दिया, फिर किसी ने आटे को क्या कहते हैं, आटे की रोटी बना के बेचने लगा कोई, है ना, आटे का वेज रोल बना के बेचने लगा, है ना। तो ये चीजें चलती हैं। फिर तृतीय क्षेत्र में हमारे क्या होता है कि तृतीय क्षेत्र में जो किसान के खेत से यहां पे आटे की दुकान तक एक गाड़ी है, जिस गाड़ी ने उसको वहां से वहां तक पहुंचाया, ये तृतीय क्षेत्र का काम हो गया, सर्विसेज का, है ना। ये तृतीय क्षेत्र हो गया, समझ में आया। जो गाड़ी लेके आई, ट्रांसफर, ये हो गया। उसके बाद जो सर्विस सेक्टर में चीजें होती हैं, जैसे कंप्यूटर पे कोई कर रहा है, ये सब तृतीय क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। चलो हम लोग एक बार डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर से। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था इसके पहले वाले वीडियो में किसी ने कि सर इंग्लिश में भी लिख दिया करिए, ताकि हम लोग को भी समझ में आए, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो लिख दिया गया इस बार, ओके। अब प्रकृति के संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करके उत्पादन, मतलब जो मैंने पहले बताया कि भाई साहब एकदम बेसिक से जहां से शुरू हो रहा है ना, वहां से उठाना, समझ रहे हो, कि धरती से अनाज निकल रहा है, मेजर चीजें ही होती हैं, या खनिज खोदा जा रहा है, तो वो सब प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाती है तुम्हारी, ठीक है। अब धरती, मृदा, जल, जंगल, पशु, खनिज आदि से प्राप्त वस्तुएं, अब इतना समझ में आ गया, धरती से निकल रही है, या मृदा से निकल रही है, जल से निकल रही है, पानी से जो मछली निकाली जा रही है, मछली पालन हो रहा है ना, उसको हो गया, जंगल से जो निकाली जा रही लकड़ियां काट के ला रहे हैं, जंगल से फल तोड़ के लेके आ रहे हैं। तो मतलब क्या है कि जो चीजें हम लोग प्रकृति से डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, प्रकृति से डायरेक्ट जो लाभ ले रहे हैं, उन्हें हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है। अब इसमें जो उदाहरण तुम देखोगे, सबसे पहले उदाहरण खेती मिलेगा, फिर डेयरी, यानी जो गाय, डेयरी समझ लो, जो गाय के दूध वगैरह निकालते हैं, डेयरी। उसके बाद मछली पकड़ना, फिशिंग। उसके बाद वानिक, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। और प्राइमरी क्यों कहते हैं, मतलब ये तो समझ में आ गया क्या होता है, लेकिन कहते क्यों है,
क्योंकि सभी उत्पादनों का आधार कच्चा माल यहीं से मिलता है, इसीलिए क्या कहते हैं कि प्राइमरी। प्राइमरी यानी कि सबसे पहले, जैसे अगर कहूं तो तुमने देखा हो तुम्हारे हो सकता है छोटे भाई बहन जो है वो प्राइमरी में पढ़ रहे हो, है ना, प्राइमरी में पढ़ते हैं ना, प्राइमरी में क्यों पढ़ रहे हैं, अब प्राइमरी के बाद शिक्षा स्टार्ट होती है, उसी तरह सबसे पहले उत्पादन क्या होता है, प्राइमरी में होता है, और प्राइमरी के बाद जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं वो आगे चलती हैं और अलग अलग स्टेट टेरिटरी में या इसमें जाती हैं, जिसके बाद उनका हम लोग ग्रहण करते हैं, खरीदते हैं, है ना। बहुत जैसे बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम ऐसे प्राइमरी चीजें हैं जो हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हो मार्केट जाके, है ना। अब जैसे तुम मार्केट निकल रहे हो, कहीं कुछ खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, पिज्जा बर्गर खा रहे हो, तो वो प्राइमरी थोड़ी, वो प्राइमरी से आ चुका है, अब हम लोग कंज्यूम उसको एज ए प्राइमरी नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि अब वो किसमें आ चुका है, वो सेकेंडरी में आ चुका है, क्योंकि जो दुकानदार है वो खरीद के ला चुका है और उसको तुम्हें खिला रहा है, उसमें जो भी करना है बना बना के, है ना, बढ़िया से, समझ गए। उसमें उसने अपनी चीजें भी ऐड की, वो लेके आया, उसमें तला तेल लेके आया, सब कुछ लेके आया, मिलाया, उसमें प्रॉफिट कमाया उसमें, समझ गए। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी। अब सेकेंडरी सिस्टम में आते हैं हम लोग। अब सेकेंडरी सिस्टम में जब आएंगे हम लोग, तो प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाले कच्चे माल को उद्योग में बदलकर तैयार वस्तुएं बनाना, इसे कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल, जैसे तुम्हारे इजहार सर हैं, इजहार सर तुम्हारे थोड़े गांव एरिया में रहते हैं, मान लो इजहार सर ने खेती की गन्ने की, है ना, गन्ने की खेती की। अब इजहार सर ने गन्ने की जो खेती की वो ले आते हैं और वो बेच देते हैं तुम्हारे अभय सर को। अब अभय सर ने गन्ने की दुकान डाल रखी है बड़ी सी। अब बड़ी सी दुकान, भाई अभय सर छोटी दुकान नहीं डालने वाले, है ना, बड़ी दुकान डाली अभय सर ने, वहां पर उन्होंने गन्ना बनाया। अब ये जो इजहार सर ने तुम्हारे उत्पादित किया वो तो तुम्हारा हो गया प्राइमरी, प्राथमिक। लेकिन जो अभय सर ने किया, जो अभय सर ने उस गन्ने का जूस निकाला, उसे ग्लास में रखा, उसमें नमक डाला, है ना, अपनी तरफ से चीजें लगाई, ग्लास लगाया, मशीन ला के रखी उन्होंने गन्ने के जूस निकालने के लिए, वो बेचा। अब वो क्या हो गया, वो द्वितीय में आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उसमें जो प्राइमरी वस्तु थी, जो प्राथमिक वस्तु थी, उसमें उन्होंने और अपनी तरफ से चीजें जोड़ी और उसे बेचा आगे जाके। समझ में आया। उसके बाद इसमें क्या क्या हो सकता है, कपड़ा उद्योग, लोहा स्टील उद्योग, चीनी मिल जो हो गया, जैसे गन्ने से ही चीनी भी बनती है ना। उसके बाद ईटा सीमेंट उद्योग, कार बाइक, इसमें सब चीजें देखोगे कि प्राइमरी नहीं बन रही है। इसमें जो प्राइमरी से चीजें मिली हुई हैं, जैसे लोहा में, वहां से लोहा मिलता है जमीन से हम लोग, उसमें यहाँ पे स्टील बनाते हैं हम लोग। उसके बाद चीनी मिल में गन्ने से चीनी बना रहे हैं, ईटा सीमेंट में मिट्टी से हम लोग ईटे बना रहे हैं भट्टी में लगा के, कार बाइक में हम लोग लोहे और कई सारी चीजों का प्रयोग करके कार इसको बनाते हैं। समझ में आ गया। ये पॉइंट था द्वितीय उद्योग, द्वितीय क्षेत्र का। अब जब तृतीय क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं तो इसकी परिभाषा देखोगे, वस्तुएं नहीं बनाता बल्कि वस्तुओं और उत्पादन को सेवाएं प्रदान करता है। अब जो इजहार सर ने गन्ने उगाए थे और जो अभय सर ने गन्ने का जूस बना के बेचा, उसको गन्ने के जूस की दुकान तक पहुंचाएगा कौन? मैं पहुंचा देता हूं, मेरे पास बढ़िया कार है, तो कार या ट्रैक्टर जो भी मान लो, ट्रैक्टर में मैंने भरा गन्ने इजहार सर के यहाँ जाके और उसको ले जाके अभय सर के यहाँ मैंने पहुंचा दिया। तो ये जो मेरा बीच का जो ये मैंने सफर किया, मैं किस सेक्टर में आया, मैं तृतीय क्षेत्र में आया, मैं टेरिटरी सेक्टर में आ गया। ठीक है। अब उदाहरण के लिए परिवहन सबसे ऊपर आता है, फिर बैंकों की सेवाएं, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, यानी कुल मिला के जो उदाहरण वो चीजें होंगी इसमें जो द्वितीय और प्राथमिक सेक्टर्स को हेल्प कर रही होंगी उनके काम को करने में। समझ में आया। अब जैसे आईटी सेक्टर हो गया, बहुत सारे आईटी वाले ये भी समझते हो ना, किसानों के लिए बहुत सारी ऐप आती हैं, एप्लीकेशन आती है किसानों के लिए, जिसमें वो लोग मिट्टी और फूलों की अगर फोटो खींच के भेजते हैं तो वो बता देता है इसको क्या बीमारी है या क्या मिट्टी कैसी है, ये बता देता है ना, उसमें भी हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ द्वितीय सेक्टर में जो मान लो जैसे क्या कह सकते हैं कि एप्लीकेशन उसके लिए आती है, बही खाते के लिए भी, हिसाब किताब के लिए भी एप्लीकेशन आती है, किसको कहाँ उधार दिया है, क्या हिसाब है, टैली वगैरह करता है ना, तो वो भी चीजें होती है। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा तृतीय क्षेत्र। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम सबको पता है तीनों सेक्टर्स की आपसी निर्भरता। जाहिर सी बात है, अगर इजहार सर ने गन्ना देना बंद कर दिया, देखो एकदम सिंपल समझते हैं, ये जो लिखे सब छोड़ दो, भूलो, मैं जो बता रहा हूं वो सुनो, एकदम रिलेटेबल सुनो। इजहार सर ने अगर गन्ने का जो प्रोडक्शन है वो रोक दिया, तो मैं लेके जाऊंगा क्या और अभय सर बेचेंगे क्या? कुछ नहीं बेच पाएंगे, है ना। तो दोनों का नुकसान हो गया, हुआ कि नहीं? एक का थोड़ी हुआ। अगर इजहार सर ने प्रोडक्शन कर दिया और मैं ले जाने को तैयार ही ना हूं, या ले जाने के लिए कोई भी तैयार ना हो, सिर्फ मैं ही क्यों, तो फिर उनके पास पहुंचेगा नहीं, इनके पास रखा हुआ माल सड़ जाएगा। समझ में आया।
चलो मान लो वो तैयार हो गए, मैं तैयार हो गया कि चलो मैं लेके चला जाता हूँ, वहां गन्ने का माल बन चुका है, गन्ना निकल चुका है। अब अभय सर कहें कि मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, जितने दुकानदार है सब कह रहे हैं दुकान बंद, गन्ना बिकेगा ही नहीं, गन्ने का जूस नहीं बनेगा तब भी बेकार होगा, है ना। ओवर प्रोडक्शन से खराब होंगी चीजें, सड़ेंगी गलेंगी, फिर या तो बहुत सस्ते दाम पे बेचनी पड़ेंगी, उनका नुकसान होगा, अगले साल से वो गन्ना उगाना बंद कर देंगे। समझ में आएगी कैसे तीनों एक दूसरे से साथ में ही चल रहे हैं, है ना। एक दूसरे से अलग अलग नहीं चल सकते हैं, तीनों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं उसको, डिपेंडेंट को, कि भाई मेरा वो मतलब है समझ लो, है ना। तीनों का एक दूसरे से मतलब है, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। समझ में आया, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसमें जो लिखा है वो सब पढ़ सकते हो, तीनों सेक्टर एक दूसरे को पूरा करते हैं और अर्थव्यवस्था साथ साथ चलती है। समझ में आया, कितना क्लियर हो गया ना ये। अब अगला जो हमारा टॉपिक एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है कि जीडीपी क्या है। अब देखो मोटे मोटे शब्दों में बोलूं कि जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, प्रोड्यूस इन द सेंस की जितनी चीजें बन रही हैं जीडीपी में काउंट होती हैं, कौन कौन सी, प्राइमरी यानी प्राथमिक, सेकेंडरी और टेरिटरी का कुल योगदान जीडीपी में कितना है। अगर इसको समझना है तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं तुमको समझाता हूं, जो अभी तक एग्जांपल चल रहा था गन्ने का, वहीं से सिखाएंगे, ठीक है, मजा आने वाला है। आ जाओ। अब मान लो ये हो गया इजहार सर, ये हो गया मैं, और ये हो गए अभय सर, ठीक है। अब तीनों लोग हैं हम लोग। अब देखते हैं, आ जाओ। अब मान लो इजहार सर ने जीडीपी में योगदान कैसे दिया, कैसे काउंट होता है ये समझो थोड़ा अभी। अब इजहार सर ने कहा कि इन्होंने गन्ने उगाए, इन्होंने गन्ने उगाए, इन्होंने गन्ने उगाए 100 रुपए के, ठीक है। अब इन्होंने गन्ना मुझे दिया कि भाई पहुंचा दो, ठीक, पहुंचाने के लिए बोल दिया। अब ये 100 रुपए जो है ये तुम्हारा जीडीपी में आ चुका है। किस में आ चुका है, ये 100 रुपए जो है इजहार सर ने जो गन्ने उगाए हैं 100 रुपए के, ये जीडीपी में गिन चुका है, यानी 100 रुपए का उत्पादन हो चुका है जीडीपी में, ठीक है। अब इस 100 रुपए को मुझे बोला गया कि वहां पहुंचाना है, मैंने कहा भाई 20 रुपए किराया हो गया, 120 हो गया, समझ गए। मैंने कहा 20 रुपए किराया लगेगा, अब 120 हो गया, ये 120 रुपए हो गया। अब इसमें ये 120 रुपए भी जीडीपी में काउंट नहीं होगा, जीडीपी में 120 रुपए नहीं गिना जाएगा, जीडीपी में सिर्फ गिना जाएगा 20 रुपए। कितना, 20 रुपए गिना जाएगा, क्योंकि 100 रुपए तो इजहार सर का पहले ही काउंट हो चुका है ना, ये तो 2 बार हो जाएगा, ये तो गिनती दो बार गन्ने गिनती हो जाएगी। अब वैसे ही ये 120 रुपए की जो चीज है, मैं इसको अभय सर को दे दूंगा, मान लो 200 रुपए में, मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, 200 रुपए मैंने इनको दे दिया। अब यहाँ पे ये जो जीडीपी में काउंट होगा वो 200 रुपए का काउंट नहीं होगा, समझ रहे हो। या मान लो कैसे काउंट होगा पता है, वो अब यहाँ पे 80 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। जैसे हम सबको पता है मैंने 120 रुपए अभय सर को दिया, अभय सर ने आगे 200 रुपए का बेचा। जैसे अब गन्ने का जूस बनाया, उसमें मान लो चीजें हुई, तो बेचा महंगा ही बिकता है ना, गन्ने से मुकाबले गन्ने का जूस महंगा बिकता है ना, लास्ट प्रोडक्ट ज्यादा महंगा बिकता है। तो उसी तरह से जैसे कार महंगी होती है, लोहा नहीं, लोहा सस्ता होता है कार के मुकाबले, है ना। तो वैसे ही गन्ने के मुकाबले गन्ने का जूस महंगा है, तो गन्ने के जूस में अभय सर ने 80 रुपए कमाए। तो अब 80, ये जो 80 रुपए है ना, ये जीडीपी में आएगा। समझ में आए कि जीडीपी में कितना क्या क्या काउंट होगा, ऐसे होगा। तो इस तरह से जीडीपी जो होती है काउंट होती है। जीडीपी काउंट करने के भी कई तरीके हैं, जैसे एक ये होता है कि जो हम लोग खरीद रहे हैं लास्ट में कितने का खरीद रहे हैं उससे काउंट होता है। यहाँ पे मैंने करके दिखाया कि कैसे जो बेच रहे हैं उससे कैसे काउंट हो रहा है। फिर इनकम से भी काउंट होता है, ठीक है, कि कितना कमा रहा है कौन। चलो, जैसे यहाँ पे अगर इनकम से काउंट होता तो इजहार सर का जो लेबर वर्क लगा है जो गन्ने के लिए, और खेत किसानी, बिजली बिल, वो सब माइनस हो जाता, तो वहां पे उससे काउंट हो जाता। समझ में आया, उससे गिन लिया जाता। अब भारत में जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा टेरिटरी सेक्टर है। टेरिटरी सेक्टर यानी, और ये अभी का बता रहा है, टेरिटरी सेक्टर यानी कि आईटी सेक्टर, यानी जो कंप्यूटर पे लोग बैठ के कर रहे हैं या वाहनों वाला चल रहा है, ये सब चीजें ज्यादा बड़ी हैं, ठीक है, प्राइमरी और उसके मुकाबले, ठीक है। हम लोग सबको पता है कि हम लोग के यहाँ उतना मेक इन इंडिया को भी कहा जाता है ना, कि मेक इन इंडिया करो, भारत में बनाओ। किस लिए कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत पीछे है, बहुत कम परसेंट पार्ट है भारत की जीडीपी का, तो उसको लोग चाहते हैं वो बढ़े। हम लोग सब लोग देखते हैं मेड इन चाइना आता है ना, कि चले तो क्या कहते हैं, चले तो जहान तक, ना चले तो शाम तक, तो वो भी आता है ना। चलो आगे चलते हैं। अभी 1977 और 78 यानी 1977 और 78 से, और 2017-18 की तुलना अगर की जाए तो 1977 में प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा उत्पादक था। प्राइमरी सेक्टर यानी किसानी। जैसे अभी भी अगर देखोगे तो भारत की 50% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो किसानी ही कर रही है। उस समय और ज्यादा लोग किसानी करते थे, क्योंकि उस समय नया नया हम लोग आजाद हुए थे,
मतलब इतने भी नहीं, बट ठीक है 20-25 साल। प्लस उस समय ऐसा कुछ आया नहीं था कि हम लोग शिफ्ट कर पाए। हमारी जो अंग्रेजों ने क्योंकि हम लोगों को बर्बाद करके छोड़ा था, हमारी जितनी इंडस्ट्री थी जो जहां पे हम लोग कपड़ा वपड़ा बनाते थे वो सब बर्बाद हो चुका था। तो उसके बाद नई शुरुआत करने में समय लगता है। तो ज्यादातर क्या कर सकते थे लोग, लोगों के पास जमीन थी या जिनके पास जमीन नहीं थी वो कहीं जाके मजदूरी कर सकते थे। तो प्राइमरी सेक्टर में ही लोग काम करते थे, कोई जंगल में कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है ना, प्राइमरी सेक्टर ही चलती थी ज्यादातर। तो उसके बाद फिर ये कंप्यूटर वगैरह आया, कंप्यूटर आया, आईआईटी बना हम लोग में, तो हम लोगों में फिर इंजीनियर्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। अभी देखो कितने इंजीनियर है ना, इंजीनियर तो हर जगह इंजीनियर है। मतलब ऐसी कहावत होती है हम लोग पे कि अगर एक पत्थर फेंको ना तो कहीं भीड़ भाड़ के इलाके में, तो 100 में से 90 बार किसी इंजीनियर पे गिरेगी। इतने इंजीनियर हो गए हैं भारत में अब, ठीक है। उसके बाद टेरिटरी सेक्टर सबसे बड़ा था। अभी सेकेंडरी सेक्टर जो है तेजी से विकसित हुआ है, हो रहा है, यानी जो मेक इन इंडिया चल रहा है ना, जगह जगह उत्पादन हो रहे हैं। और प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा कम हुआ है ऐतिहासिक रूप से, जबकि शुरू में प्राइमरी सेक्टर का जो हिस्सा था वो सबसे ज्यादा था। ठीक में आया, समझ में आया? आगे चलते हैं, आ जाओ। अब ये जीडीपी में परिवर्तन क्यों है? सबसे पहले क्योंकि शिक्षा बढ़ रही है, जैसे बताया मैंने, आईआईटी खुल रही है, स्कूल और ज्यादा खुल रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो अनपढ़ माँ बाप भी हैं वो भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षा ले, है ना। जैसे मेरे एज ग्रुप के जो लड़के हैं, जो 23-24 साल के लड़के हैं, ये ज्यादातर इन लोगों को पता है कि इनके माँ बाप अनपढ़ हैं, इनके माँ बाप उतने उतने पढ़े लिखे नहीं है। अगर पढ़े लिखे हैं भी तो कोई 6 पास है, कोई 8 पास है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया क्योंकि उन्हें पता है पढ़ाने से चीजें बदलती हैं। हो सकता है आप में से भी कितने लोगों के मम्मी पापा हों जो पढ़े लिखे ना हो ज्यादा, लेकिन उनको पता है कि अगर आप पढ़ जाओगे तो चीजें बदल जाएंगी, आपकी पूरी जो आने वाली वंशावली है ना वो बदल जाएगी, पूरे परिवार का भविष्य बदल जाता है अगर कोई एक बच्चा पढ़ जाता है परिवार में तो, ठीक है। उसके बाद व्यापार और संचार में विकास हुआ, व्यापार में विकास हुआ, संचार में विकास हुआ, उद्योगों के लिए मशीनों और तकनीक का बढ़ना, खेती से कम लोग, सेवाओं से ज्यादा लोग। जैसे अब खेती में क्या है कि लड़के जब शहर बन रहा है, कई जगह पढ़ाई करने लड़के बाहर निकल रहे हैं, अपना गांव छोड़ के जा रहे हैं, तो खेती से लगाव थोड़ा हटने लगा। प्लस खेती में ना प्रॉफिट भी उतना ज्यादा नहीं मिलता है। कोई बहुत बड़ा खेत कर रहा है तो ठीक है, किसी के पास एकदम बीघो बीघो 100-100 बीघा खेत है तो और भी ज्यादा, कई लोगों के पास ढेर ढेर सारे होते हैं ना, तो उनके उनकी कमाई है। बट छोटे किसानों की कमाई तो होती नहीं है, तो वो लोग ढूंढते हैं कि अल्टरनेटिव क्या है, इसके अलावा क्या कर सकता हूँ। तो अपने बच्चों को उस अल्टरनेटिव के लिए लोग तैयार करते हैं, शहर भेजते हैं, कुछ व्यापार करा देते हैं, पैसे इकट्ठा करके कुछ चीजें करा देते हैं, उससे दूर भटकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जीडीपी में परिवर्तन समझ में आया क्यों हुआ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रोजगार पे। अब हम सब लोग हमेशा न्यूज में पढ़ते ही रहते हैं, देखते रहते हैं कि रोजगार कैसे हमेशा मुद्दा रहता है। लोग कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, असल में लोग काम चोर हैं। बेरोजगारी नहीं होती है, काम करो तो हो सब कुछ है ना। अगर कमाना चाहते हो तो कमा ही लोगे। अब अब यहाँ पे दो तरह के होता है। पहली बात तो भारत में नौकरी सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में है। प्राइमरी सेक्टर यानी जैसे देखोगे ज्यादातर लोग किसानी कर रहे हैं, जिनके पास खेत नहीं है वो दूसरों के खेतों में जाके मजदूरी कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर ही हो गया, है ना। कुछ लोग जंगल से फल तोड़ रहे हैं, जैसे छोटे छोटे शहरों के यूपी से लोग सूरत जाते हैं आम तोड़ने, है ना। जब आम का सीजन हम लोग के यहाँ आता है तो हम लोगों को आम तोड़ने वाला ढूंढने पे भी नहीं मिलता है, कोई मिल गया है तो पेड़ पे चढ़ के तोड़ ले हम लोग का जो पेड़ वेड़ रहता है, बगिया बगिया, है ना। इसीलिए तो होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा नौकरी मिलती है तो लोग जाते हैं बाहर पर तोड़ के आते हैं, वहां बढ़िया पैसा कमा लेते हैं, ओके। उसके बाद लेकिन जीडीपी में योगदान प्राइमरी का कम है। क्यों? क्यों कम है? क्योंकि भाई प्राइमरी सेक्टर से इतना प्रॉफिट है ही नहीं। यही तो मैं बता रहा था, अभी इससे पहले बताया ना मैंने कि किसानी में प्रॉफिट थोड़ी है। भाई नष्ट हो जा रहा है, कहीं खेत, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं अभी अक्टूबर नवंबर में पानी बरस गया, उससे भी कई लोगों का नुकसान हो गया किसानों का, है ना। उसके बाद इसे कहते हैं विकृत बेरोजगारी यानी डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी देखो विकृत और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें होता क्या है कि काम कम है और लोग करने वाले ज्यादा हैं। यानी फॉर एग्जांपल मान लो ये एक खेत है, ठीक, ये खेत है मान लो 50x50 का है ना, 50x50 फीट का छोटा सा खेत है। अब इस खेत में अगर काम करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 3 लोग, लेकिन तुम्हारे घर में है 7-8 लोग हैं, है ना। घर में कितने लोग हैं? घर में 8 लोग हैं। अब ये होता है कि तीन तीन ही काम करने की, इन लोगों के पास कोई काम ही नहीं है ना। 3 तो कर ले, 3 की जगह है, लेकिन जो और बाकी लोग हैं 5 लोग, उनके पास कोई काम ही नहीं है तो वो भी यहीं पे आके काम कर रहे हैं इसी खेत में। तो ये हो गया हमारा डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि विकृत बेरोजगारी, ठीक है। कि इनके पास भाई नौकरी है ही नहीं, ये लोग को जो काम मिल जाता कर ले रहे हैं। जैसे तुमने ये भी देखा होगा ना कि मारा मारी देखते हो कितनी ज्यादा रहती है, कोई पीएचडी कर रखा है वो पियोन की नौकरी के लिए,
यानी कि जो चपरासी की नौकरी के लिए भर्ती कर रहा है, तो ये सब ऐसे ही रहता है। बेरोजगारी और कई प्रकार के होते हैं। अगर अगली क्लास में यानी कि 11th में और 12th में अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें तुमको और बेरोजगारी के टाइप देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेरोजगारी की है हर चीज की, जीडीपी भी और डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। चलो, उसके बाद वियोजित बेरोजगारी, यानी कि जरूरत से ज्यादा लोग एक ही काम में लगे, यदि कुछ लोग हट जाएं तो उत्पादन पर फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण, छोटी खेत पर 5 लोग काम कर रहे हैं, काम 2 लोग ही कर सकते हैं। वही जो मैंने इसके पहले समझाया तुमको, वही यहाँ पे प्रेम पूर्वक हल्का हल्का लिख रखा है मैंने पहले से ही। ओके, चलो आ जाओ। अब ये क्या है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट क्यों जरूरी है, यानी कि खेती के अलावा जो रोजगार है हमें वो क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है आगे देखते हैं हम लोग। क्योंकि खेती में रोजगार सीमित है भाई, लिमिटेड खेत है, प्लस एक तो खेत लिमिटेड है, मतलब खेत इतना नहीं है कि खेत बढ़ नहीं सकता है ना। जबकि क्या हो रहा है कि खेत कम होते जा रहे हैं, गांव में लोग जमीन खरीद के घर बना रहे हैं, जैसे जैसे शहर भरते जा रहे हैं तो लोग गांव में आके घर खरीद रहे हैं ना। खेत पे खेत कट जाते हैं, वहां पे घर बन जाती हैं, बिल्डिंगें बन जाती हैं, मॉल वगैरह बन जा रहा है, सब चीजें चल रही है ना। और उसके साथ साथ खेती में ना लोगों का काम इसलिए भी कम होता जा रहा है क्योंकि मशीनरी आती जा रही है ना। हालांकि भारत में भी उतनी अच्छी तरह से मशीनरी आई नहीं है जैसे यूरोप वगैरह में आई है। इसका रीजन ये है कि भारत में छोटे छोटे खेत हैं और यूरोप वगैरह में या अमेरिका वगैरह में बहुत बड़े बड़े खेत है ना, मतलब 3-3, 4-4 किलोमीटर किसी का खेत है तो वो मशीन खरीद लिया है बढ़िया सा, काटने का, उगाने का, हर चीज का। अपने यहाँ वैसा हो नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ट्रैक्टर वगैरह तो अब आ ही रहे हैं, हल वगैरह अब देखने को नहीं मिलती है, तो उससे भी हो जाता है ना। कभी कभी हल जोतने के लिए 3 लोग चाहिए तुमको, एक पकड़े आगे, एक दो ठेले, इधर उधर करें, लेकिन ट्रैक्टर कोई अकेला ही कर लेगा, बस बैठना है, चलाना है, ले हो गया, है ना। तो उसके बाद ग्रामीण लोगों को अन्य कार्य जैसे छोटे उद्योग, पशुपालन, परिवहन, दुकानें और ग्रामीण फूड प्रोसेसिंग उपलब्ध कराना जरूरी होता है। अब इसमें क्या क्या कहना चाहता है, जैसे छोटे उद्योग मतलब जैसे भारत सरकार भी देखो पैसे देती है ना, मुद्रा लोन वगैरह कुछ होता है ना, कि जाओ तो 2-2.5 लाख रुपए दे देती है शायद, अभी तो किसी ने लिया था, मुझे बताया था कोई, तो उसके लिए लोग ले सकते हैं। बाकी छोटे उद्योग तो गांव में देखते होगे तुम कि महिलाएं या किसी किसी घर में छोटे छोटे टॉफी बिस्किट की दुकान वगैरह होती है, वैसी दुकान सिर्फ 4-5 हजार में ही शुरू हो सकती है ना। तो ये छोटे उद्योग करना शुरू करने चाहिए उसको छोड़ के, पशुपालन करने चाहिए। अब देखो पशुपालन क्या है, पशुपालन की जगह मशीन नहीं ले सकती है ना। जब बल्कि तो मैं ये कहूंगा कि पशुपालन तो ऐसा भी है कि अगर पशुपालन कोई कर रहा है, गाय वगैरह पाल रखा है, तो उसकी डिमांड आगे बढ़ने ही वाली है अगर वो शुद्ध रखता है चीजें तो, है ना। एक नया ट्रेंड चलता है कि प्योर चीजें चाहिए, मिलावट वाली चीजें दुकान पे मिलती हैं तो लोग खुद ही अप्रोच करते हैं, हमें प्योर चीजें दो, हमें प्योर दूध दो, मुझसे 10 रुपए और ले लो तुम, और महंगा दे दो, है ना, होता है। उसके बाद दुकानें खोलनी चाहिए, ग्रामीण फूड प्रोसेसिंग होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जो प्रतापगढ़ से मैं हूँ, तो प्रतापगढ़ में आंवले का फूड प्रोसेसिंग होता है, गाँव गाँव में, हर गाँव में लगभग लगभग तुमको मिल जाएगा ढेर सारे, है ना। उसके बाद उपलब्ध कराना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो समझ में आ गया। उसके बाद 2 सेक्टर होते हैं कार्य करने के, एक हमारा व्यवस्थित, एक हमारा अव्यवस्थित। अब व्यवस्थित और अव्यवस्थित जो कार्य क्षेत्र होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो शैली है कार्य करने की वो अव्यवस्थित है ना। या तुमको तुम्हारे मम्मी पापा कहते होंगे कि तुम अव्यवस्थित हो, कोई व्यवस्था नहीं है, जब मन करता है तब उठते हो, जब मन करता है तब सो जाते हो, जब मन करेगा पढ़ोगे, जब मन करेगा खेलने चले जाओगे, जब मन करेगा फेल हो जाओगे, है ना, फेल मत होना। तो ये समझ लो। और कुछ लोग होते हैं व्यवस्थित होते हैं जिनका टाइम टेबल फिक्स होता है। तो उसी तरह से जो कार्य करना होता है हम लोगों को, रोजगार होता है, वो भी व्यवस्थित और अव्यवस्थित टाइप का होता है। जैसे तुम्हारे जो शहर में, बाजार में दुकानें लगती होंगी, वो ज्यादातर अव्यवस्थित हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई समय नहीं है। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है, उनको कोई बीमा नहीं मिलता है ना, उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है ना, या बहुत कम सैलरी है, छुट्टियां नहीं मिलती हैं। लेकिन व्यवस्थित में देखोगे, सरकारी नौकरियां जैसे हो गई, व्यवस्थित होती है, उन्हें बीमा मिलता है। प्राइवेट में भी जो नौकरियां होती हैं, जो किसी बड़ी कंपनी में काम करने जाओगे, तुम्हें बीमा भी मिलेगा, तुम्हें छुट्टियां भी मिलेंगी, है ना। तुम्हारा टाइम फिक्स रहेगा काम करने का, इतने समय आना, उतने समय चले जाना है। अब बहुत सारे लोग इसमें क्या समझते हैं व्यवस्थित और अव्यवस्थित में, कि व्यवस्थित वो होता है जो बहुत बढ़िया पैसा कमाता है। ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूं, देखो तुमने देखा जो व्यापारी लोग होते हैं ना, उनसे ज्यादा अव्यवस्थित कोई है ही नहीं। ना उनके खाने का समय है, ना उनके नहाने का समय है। सुबह उठा, हो सकता है अगर कभी भीड़ वगैरह नहीं है तो नहा लिया, है ना, टाइम पे। वरना जब लगन वगैरह चलता है, भीड़ का समय आता है, तो वो लोग फिर बहुत दिक्कतें होती है ना कहीं घूमने जा पाना, छुट्टी तो होती ही नहीं है भाई जो व्यापारी करता है ना। तो ये चीजें समझने वाली चीजें हैं कि व्यवस्थित और अव्यवस्थित हमें ये समझ में आता है कि कहाँ पे कितनी सुविधाएं मिल रही है, इससे मतलब नहीं है
कहाँ पे चीजें एक रूप में चल रही हैं और कहाँ पे चीजें एक रूप में नहीं चल रही हैं, ये अंतर होता है। समझ में आया? अब मनरेगा हम लोग समझते हैं, जो मनरेगा गांव गांव में देखते होगे मजदूरी कराई जाती है, मतलब कराई नहीं जाती है, मजदूरी लोग करने आते हैं खुद से, जबरदस्ती नहीं की जाती है। मजदूरी लोग कराने कराई जाती है सरकार सरकार के द्वारा, जिसमें लोगों को ये होता है चलो तुमको रोजगार मैं दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, तुम पैसे नहीं कमा पा रहे हो, तो मेरी तरफ से तुम ले लो, है ना। जो काम सरकार सस्ते में करा सकती है और मशीनरी लगा सकती है, सरकार कहती है मैं मशीन नहीं लगाऊंगी, गांव के ही लोगों को कहूंगी आ जाओ तुम काम करो, तुम पैसा ले लो। समझ में आया? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार देने का प्रॉमिस है, 100 एक उसमें, यदि रोजगार ना दें तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ग्रामीण संसाधनों का विकास और आर्थिक सुरक्षा। आई 100 दिन, जो 300 दिन रह रहा है, 100 दिन भी ठीक ही ठाक है, मतलब कुछ तो मिल ही जाएगा खाने पीने का। समझ में आया? बस यही है। उसके बाद समरी देख लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों पर आधारित है। मैंने बता दिया कौन कौन सी थी, एक प्राथमिक हो गई, एक सेकेंडरी हो गई यानी द्वितीय, उसके बाद तृतीय यानी टेरिटरी। उसके बाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान टेरिटरी सेक्टर का होता है, बताया मैंने। इसमें मैंने बताया कि अभी टेरिटरी सेक्टर का है, पहले प्राइमरी सेक्टर का था, और ऐसा क्यों है ये भी मैंने तुमको समझाया, है ना। उसके बाद रोजगार सर्वाधिक यानी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बताया कि बड़ी समस्या है कि कैसे बहुत सारे लोग हैं और काम बहुत कम है। उसके बाद समाधान क्या है कि रूरल डेवलपमेंट हो, नॉन फार्म जॉब्स और मनरेगा, मनरेगा है ना, एमजी यानी, इसमें वो महात्मा गांधी के ऊपर ये नाम है इसका, ठीक है। तो ये भी याद रखना जरूरी है। उसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म भाई साहब, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में अंतर, जीडीपी कैसे मापी जाती है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सेवाओं का क्षेत्र क्यों बढ़ रहा है, और मनरेगा की विशेषताएं। इन क्वेश्चंस के आंसर में हो सकता है करा दूं नेक्स्ट में, है ना। अगर कमेंट करो या कमेंट ना भी करो, कराना जरूरी है, तुम्हारा करना भी जरूरी है। चीजें समझो, क्वेश्चन आंसर भी कराता हूँ, जब क्वेश्चन आंसर कराता हूँ उसमें भी चीजें मैं समझा देता हूँ अच्छे से, ताकि जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ना क्लियर हुआ हो तो वहां भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करूंगा बहुत जल्दी, हो सकता है इसी हफ्ते में इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दूंगा, फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का। ठीक है, तो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम यश शिव है, देखते रहिए सनराइज क्लासेस। जय हिंद।